Okay, so now yesterday we have seen for a process how to calculate say work done. Okay, work done at last we have seen work done, and work done formula also we have derived. That work done is equals to what was it? Work done is equals to minus pressure in yes external external pressure minus into delta volume. into delta volume delta V. Yes, and unit obviously say joule. Okay, so this we have derived yesterday. Now today also we have to derive, but today somewhat process is somewhat different. What is that difference? The yesterday process whatever we have taken, in technical terminology, in the terminology of chemistry and particularly in thermodynamics, we called that process as a irreversible मतलब जो रिवर्स ना हो सके, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, मतलब एक डायरेक्शन में मूव हो रही है इन द सेंस से प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी दैट विल गिव से रिएक्टेंट ए plus reactant B that will give me some product A, B, or one product or two product or any number of product. But the thing is reactant and it will give say product, but only in this direction, reactant to product. The product again जैसे कि हमने वो suppose क्लास 10 में देखा था कि CaSO4 H2O जिप्सम था 10H2 एंड ऑल. सो जिप्सम से हम पीओपी बनाते थे और पीओपी को हम पानी में डाले तो वो वापस जिप्सम बन जाता था, राइट? तो वो हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस. वो क्या हो गई? रिवर्सिबल प्रोसेस कि से आइस है, आइस को हमने यहाँ पे रख दिया तो वो वाटर बन गया. वो वाटर को वापस वही चीज को हमने वापस फ्रिज में रख दिया तो वो वापस आइस बन गया. ओके, सो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब एक फेज से दूसरे फेज में गए हम, फेज इन द सेंस से स्टेट, एक स्टेट से स्टेट ए से स्टेट बी गए और फिर स्टेट बी से वापस स्टेट ए पर आए, सो दैट इज रिवर्सिबल. बट कल जो हमने बात की वो कौन सी बात की? इरिवर्सिबल मीन्स व्हाट? कि आगे की प्रोसेस तो जारी है, इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट इज ऑल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ऑल्सो वो नहीं थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं थी, मीन्स इट कैन हैपन कि हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, एंड फ्रॉम दैट से वी आर गेटिंग से प्रोडक्ट ए बी एंड सी. सो दिस इज अवर फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, सो इफ दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस बैकवर्ड, कौन सी? कि जो सी है मेरा, यहां पे सपोज हमने हीट दी तो ए बी होके सी बन गया. अब हम ऐसा बोले कि चलो यहां से हीट ले लेते हैं, हीट ले, वर्क डन प्लस वर्क डन माइनस वॉट एवर, बट अगेन सी में से हम ए और बी में आ सकते हैं, तो वो बैकवर्ड प्रोसेस होगी क्योंकि पहले वो बनने के लिए कुछ हुआ फिर वापस उसमें से हमने ये ले लिया. सो फॉरवर्ड भी हो सके और बैकवर्ड भी हो सके, वैसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन कल जो हमने देखी दैट इज सिंगल वन, इरिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब क्या किया हमने 2 बार प्रेशर अंदर 1 बार प्रेशर, तो हम प्रेशर बढ़ा दिया यहाँ पे 1 और फिर 1 से 2 किया तो प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स कंप्रेस. फिर कंप्रेस हुआ है, एक्सपांशन हुआ नहीं था. टुडे वी आर गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल इन विच रिवर्सिबल प्रोसेस आर आल्सो देयर. ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली इन द वर्ल्ड जैसे कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम, 100% से परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट. वैसे हमने देखा था कि ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है कि जिसमें 100% मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो ही ना. थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि तुमने हीट का एक्सचेंज भी ना हो, बट फॉर अ लॉन्ग रन इट इज नॉट देयर. वैसे ही 100% रिवर्सिबल प्रोसेस वर्ल्ड में नहीं है कि मतलब तुमने पानी में से आइस बनाया और आइस में से वापस पानी बनाया तो क्या ये क्वांटिटी पानी की सेम रही डिट्टो? नहीं हो सकता. ये रूल है. कौन सा रूल पता है? फर्स्ट लॉ तो हमने थर्मोडायनेमिक्स का देख लिया, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल आगे जाके आएगा. अभी से सिर्फ
उसका फंडा बता रहा हूँ, बेसिक। वो क्या बोल रहा है कि तुम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहे हो, तब हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। 100% इनपुट का 100% आउटपुट कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो बोल रहा है। ओके, जैसे कि हमने गन्ना लिया और हम गन्ना खा रहे हैं, फिर भी जूसी खा रहे हैं ना, वो छिलका थोड़ी खा रहे हैं। ओके, तो 100% तो नहीं हुआ, वेस्ट तो हुआ। देयर इज ऑलवेज अ वेस्ट। वॉकिंग करोगे तो तुम्हारी एनर्जी जितनी भी है सारी की सारी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक मोशन में नहीं लगेगी। क्यों? देयर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन कोई सरफेस नहीं है। वैसे ही देयर इज ऑलवेज अ वेस्ट, ये सेकंड लॉ है। समझने के लिए टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं मत लिखना ये समझने के लिए है कि हमेशा वेस्ट रहेगा, मतलब 100% हीट। सपोज हम बात कर रहे हैं हीट से वर्क लाने के लिए, हीट से हम क्या करने वाले हैं? वर्क। जैसे कि पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है, फिर उसको हमने कंबशन किया तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मतलब हीट टेम्परेचर आ गया। अब वो हीट एनर्जी से हमें काइनेटिक मोशन मिल रही है हमारे व्हीकल्स में और हमारे से कार में। ओके, डन। मतलब वो अलग था, टॉपिक रिलेटेड नहीं। ओके, सो केमिकल एनर्जी से हम कहाँ आ गए? काइनेटिक एनर्जी में। सो कहने का मीनिंग क्या है? 100% केमिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। क्यों सर 100% हो गया? नहीं, एग्जॉस्ट गैसेस निकाले ना तुमने, दैट इज वेस्ट। 100% जो हम खाना खाए सारा का सारा न्यूट्रिशन हमें ही मिल जाए? नो, यूरिनेट करने जाना पड़ेगा, टॉयलेट करने जाना पड़ेगा, लेट्रिन करने जाना पड़ेगा। वेस्ट, देयर विल बी ऑलवेज वेस्ट। और ये वेस्ट किसी और के लिए इनपुट है। ये वेस्ट किसी और के लिए, जैसे हमारा एक्सक्रीशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इनपुट है, प्लांट्स के लिए इनपुट है, इट इज अ गुड फर्टिलाइजर। ओके, सो उनके लिए क्या है? वो इनपुट है, हमारा वेस्ट। ओके, सो ये सेकंड लॉ है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं कि जिससे तुम्हें 100% आउटपुट मिल जाए। एग्जैक्टली सेंटेंस अगर बोलूँ सो से 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 100% वर्क। 100% वर्क से हीट आ सकता है लेकिन हीट से वर्क नहीं आ सकता। ओके, सो बंद करते हैं तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, सो अभी हम बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे, लेकिन मैंने बता दिया पहले से, वैसे शायद सिलेबस में नहीं है बट डीपली बता रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड भी जा सके बैकवर्ड भी जा सके, वैसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। बट 100% रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज ऑलवेज वेस्ट। तो 100% मतलब ए बी से सी बना, फिर सी से वापस ए बी बन गया, हाँ बन तो गया लेकिन थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाएगा। सपोज तुमने 100 kg में से यहाँ पे ये 50 kg था, ये 50 kg था और यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि 100 kg सी मिला, नहीं मिल सकता। भले ही ये 50 था, ये 50 था, यहाँ 100% सी मिलेगा ही नहीं, तुम्हें 99.99 मिलेगा, 0.1 चला गया कहीं पर। फिर 99.99 से तुम यहाँ जा रहे हो और तुम बोलोगे कि 99.99 ही मिल गया, वापस नहीं हो सकता, वापस थोड़ा एनवायरनमेंट में चला जाएगा, लाइक दैट। ओके, सो लेकिन अभी हम आइडियल सिचुएशंस कंसीडर कर रहे हैं और से सी में से बी ए प्लस बी भी बन रहा है, तो बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रही है। तो इस प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस के लिए कैसे वर्क डन हम निकाले, वो प्रोसेस के लिए तो ये रहा। ओके, इसको हमने चलो यही रहने देते हैं, इसको हटाते नहीं है, अब इसको हटा रहे हैं हम। ओके, चलो, सो से हमारा ये पिस्टन है अभी, so say here P internal will be there and here force will be there, but force in the sense we here express as P external. So P external and P internal, say we will define, say P internal is say 1 bar, कितना है? 1 बार। अब जैसे हमने कल किया कि यहाँ 1 से ज्यादा देंगे तभी कंप्रेशन होगा, बट 1 से ज्यादा देंगे तब कंप्रेशन होगा। ओके,
लेकिन हम कितना दे रहे हैं पता है? 1 ये कलर ठीक है 1.0009 बार। ओके, यहाँ पे है 1 बार और यहाँ पर है 1.0009 बार। ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही है, बट कितना ज्यादा है वी कैन सी। ओके, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, लेकिन होगा, कंप्रेशन होगा। सो कंप्रेशन हुआ तो ये भाई पहले तो यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था, वैसा तो नहीं होगा, बट से इसे छोटी अमाउंट मूव हो गई। ओके, सो छोटी अमाउंट मूव हुई, मतलब कि जो P एक्सटर्नल है, ओके, वो P इंटरनल जितना ही है, बट थोड़ा बहुत ज्यादा है। कौन? P एक्सटर्नल। तो अगर इक्वल करना हो तो P इंटरनल में थोड़ा बहुत ही ज्यादा है। सो ये तो बहुत छोटी अमाउंट है सर। हाँ, छोटी अमाउंट तो है। कितनी छोटी है से हम मोल लेते हैं से dP, बहुत बहुत जो बहुत dP। ओके, P मतलब से 1 बार का 10 बार कर दिया, 1 बार का 2 बार कर दिया, इतना डिफरेंस है। लेकिन दिस इज dP, डिफरेंशियल, वो जो हमारा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन वाला डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। सो ये डिफरेंशिएशन हमने अब अगर किया दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, तो इतना स्मॉल प्रेशर बढ़ रहा है। सो ये इंटरनल प्रेशर या एक्सटर्नल, तो इंटरनल में सपोज इसकी वैल्यू क्या है 0.0009, इसकी वैल्यू है 1, तब जाके ये एक्सटर्नल जितना हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है और dP की वैल्यू है 0.0009, तब जाके वो हो जाएगा 1.0009। समझ में आया? ओके, डन इतना। सो ये क्या हुआ? P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल, बट कंप्रेशन बहुत ही कम हुआ, इसलिए dP। तो उस सेंस में तो वॉल्यूम जो हमारा था ये डेल्टा V, ओके, ये भी बहुत कम होगा। मतलब ये इतना ज्यादा तो वॉल्यूम कंप्रेशन हुआ ही नहीं है। चेंज ऑल्सो वेरी 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 लेस। सो वो वेरी लेस चेंज को मैं लिखता हूं dV। डन, साइड पे लिखा क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है, बाद में आएगी। ओके, डन। अब होगा क्या कि ये अंदर आया, ओके, कंप्रेस हुआ, लेकिन कितना कम कंप्रेस हुआ है, मतलब 1.009 और 1 और थोड़ा ही अंदर जाएगा और यहाँ पे 1.009 हो जाएगा। तो मतलब से इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट हो गया, तो फिर वो तो पॉज हो जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो अंदर के काइनेटिक अंदर के जो एटॉम्स है वो ऐसी काइनेटिक एनर्जी में ऑलरेडी मूव करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ ही रही है और ऐसे भाग रहे थे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन इतनी छोटी अमाउंट बढ़ रही थी कि अचानक से उनको ब्रेक मारने को बोल दिया। तो जैसे कि हमने ब्रेक तो मार दी, लेकिन फिर भी ऐसे करके घिस घिस के थोड़े बहुत आगे भागने लगे वो लोग। तो ये लोग भाग रहे और ये भागेंगे। ये क्यों भागेंगे समझ में आ गया? क्योंकि उनको कंप्रेशन मिल रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ अंदर के एटॉम्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। फिर जैसे ही इक्विवेलेंट हुआ बस ब्रेक मार दो, अब मूवमेंट नहीं करनी है। लेकिन इतना सडन ब्रेक आ गया। इतना सडन ब्रेक क्यों आ गया? उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? कल वाले केस में इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम 1 बार सपोज 0.5 और यहाँ पे 0.5 और फिर हमने 1 बार अप्लाई किया, तो हमें पता है कि भाई 0.5 से हमें 1 बार तक जाना है। ओके, देयर इज अ टाइम लिमिट कि भाई इतना टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं लाइक दैट। बट अभी तो टाइम लिमिट कितने फ्रैक्शंस में हो जाएगा कि भाई थोड़े ही टाइम में रीच हो जाएगा इक्विवेलेंट। वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर तो सिर्फ वो अगर सेक्शन वो अगर सेकंड्स में हो रहा है तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो इन लोगों को थोड़ा बहुत पता नहीं चलेगा। ये लोग मूव कर रहे थे, भाग रहे थे और अचानक को उनका स्टॉप, जैसे वो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं और अचानक से ओ भाई चेयर कहाँ गई, तो वो चेयर ढूंढने में थोड़े भागेंगे। वैसे ही इनको बोल दिया स्टॉप हो जाओ क्योंकि इक्विवेलेंट रीच हो गया है, लेकिन थोड़े बहुत स्टॉप नहीं हो पाएंगे। तो ये लोग क्या कर देंगे? धक्का मार देंगे वापस। ओके, तो इनको वापस धक्का मार दिया तो फॉरवर्ड तो आ रही थी, अब थोड़ी डीपी
अब क्या हो गया, थोड़ा बैकवर्ड चला गया, मतलब फॉरवर्ड अब वापस कितना हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू P इंटरनल, इक्विवेलेंट तो हो गया, लेकिन वापस उसने थोड़ा सा धक्का मार दिया, थोड़ा सा, तो चेंज कितना, थोड़ा सा से डीपी जितना ही थोड़ा सा, लेकिन वो क्या हुआ, वो अब माइनस हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है, दैट्स वाई ये हो रहा है कि फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर वापस बैक। समझ में आया? तो ये हमारा केस हुआ। अब हो गया, चलो इक्विलिब्रियम रीच हो गया। फिर अब हमने अप्लाई किया से 1.00 टाइम किया था, अब हम वापस कर रहे हैं 1.000 से वैसे ही छोटा वाला कोई 8 बार। ये देखो आगे गए, फिर वापस थोड़ा पीछे आ गए, लेकिन अब जब पीछे आ गए, अब इंटरनल प्रेशर कितना है, 1.009 रीच हो गया। हम मान लेते हैं कि अंदर क्या रीच हो गया, 1.009। तो यहां पर भी अगर 1.009 होगा तो कंप्रेशन तो होने ही नहीं वाला, तो यहां पर 1.009 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर बाहर एक हो गया 1.001, 0009 था तो हमने बोल दिया 1.001 हो गया, मतलब थोड़ा बढ़ा है, एक्सटर्नल में थोड़ा और ज्यादा हम दे रहे हैं। जैसे ही थोड़ा ज्यादा दिया, ओके, तो क्या हुआ, वापस कंप्रेशन हुआ, वापस कंप्रेशन हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो रीच भी हो गया इक्विवेलेंट, और उस वापस पीछे बैकवर्ड का धक्का मिला, ओके, तो वापस ये रिएक्शन हुई, मतलब वापस फॉरवर्ड वापस बैकवर्ड, ओके। इट्स लाइक कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो 4 व्हील चलाने की, ओके, और ट्रैक्टर चला रहे हो फार्म में। सो क्या हुआ, तुम ऐसे जा रहे हो, चलो फॉरवर्ड में गए, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, चलो अभी बैक रिवर्स गियर भी सीखना है, तो तुमने रिवर्स लगाया, फिर वापस रिवर्स गए, फिर वापस फॉरवर्ड गए, चलो वापस रिवर्स गए। तो एक्चुअल में तुम आगे बढ़ रहे हो, एक्चुअल केस में तुम आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन बीच बीच में बैकवर्ड भी जा रहे हो, ओके। एक्चुअल केस में जैसे कि तुम एग्जाम दे रहे हो सारी, तो सारी एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो आ नहीं रहे, मतलब एक्चुअल में तो तुम सारी एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू आर डेवलपिंग। लेकिन कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी सक्सेस कभी फेलियर, बट एट द एंड ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल यू आर डेवलपिंग, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, सक्सेस से भी और फेलियर से भी। तो ये पिस्टन तो आगे ही मूव कर रहा है, ओवरऑल देखिए तो पिस्टन आगे मूव कर रहा है, ओके, बट ये सिर्फ आगे वो पहले जैसा था, कैसे धड़म और आगे मूव कर दिया, ऐसे नहीं है, ओके। ऐसे वन नाइट सक्सेस नहीं है, वन डे सक्सेस नहीं है, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर। तो थोड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सोचो हम एक दिन में भी अगर हमारी जर्नी देखें तो एक एक घंटे के अंदर हम डिफाइन मतलब स्लॉट लगा दे, सो से 8 आवर्स 10 आवर्स चले गए हमारे खाने पीने, नहाने धोने, सोने में 10 आवर्स चले गए, फिर भी 14 आवर्स जो है, तो 14 आवर्स में देखो कोई आवर में हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कोई आवर में थोड़े डिप्रेस है, कोई आवर में बहुत ज़्यादा खुश है, कोई आवर में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, कोई आवर में एकदम ब्लैंक है, कुछ भी फीलिंग ही नहीं है, ओके, लाइक दैट। लेकिन फिर भी हम ये 24 आवर्स पास ऑन तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम वहीं के वहीं हैं। नेक्स्ट डे हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ नए नए एक्सपीरियंस है कि कल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सो यू आर लर्निंग, बट एट द सेम टाइम फॉरवर्ड बैकवर्ड। देखो ये बहुत डीपली समझा रहा हूँ, नहीं तो 1 सेकंड में बोल देता, खत्म हो जाता वो, ओके। लेकिन तुम्हें समझ में है कि एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, इसलिए ये एग्जाम्पल्स डिफरेंट सोच के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो एट से डायरेक्टली वो आगे नहीं बढ़ जाता, थोड़ा माइनर आगे बढ़ता है, माइनर चेंज आता है, फिर माइनर वापस बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वैसे करके वो आगे जा रहा है। अंडरस्टूड। तो अब उसके लिए हम वर्क डन लिखते हैं। तो उसके लिए अगर हम वर्क डन लिखें, उसके लिए हम वर्क डन लिख रहे हैं। सो वर्क डन कितना था, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस देन से P एक्सटर्नल, ओके। सो P एक्सटर्नल, लेकिन ये P एक्सटर्नल को लिखे कैसे, वर्क डन की बात तो बाद में, लेकिन P एक्सटर्नल को कैसे लिखे। सो P एक्सटर्नल को हम लिखेंगे P इंटरनल, कभी प्लस माइनस दोनों हो रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं प्लस और माइनस D, डन।
ये ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, तो हमने कॉमनली लिख लिया थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, तो प्लस और माइनस डीपी। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू से डीवी, लेकिन ये डीवी भी कौन सा था, बहुत ही ज्यादा, अब ये आया पिक्चर में। ओके, ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, बहुत 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 ज्यादा छोटा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो एक्चुअल में अगर इसको हमें लिखना हो, लेकिन बहुत छोटा हो रहा है, वो तो एक टाइप का ना, जैसे कि तुम यहां से, ये पिस्टन यहां से फाइनली यहां तक मूव, अरे फाइनली तुम यहां तक मूव कर दिए। ओके, यहां से तुम यहां तक मूव कर रहे हो, लेकिन यहां से यहां मूव करते करते तुमने सपोज 10 स्टेप लिए। लास्ट वाला जो कल हमने देखा था इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें क्या था, एक ही स्टेप में यहां से धड़म यहां पे, लेकिन यहां क्या हुआ, 10 स्टेप्स लिए, 1 2 3, एक आगे पीछे, दूसरा आगे पीछे, तीसरा आगे पीछे, चौथा आगे पीछे, पांचवा आगे पीछे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आगे पीछे करके यहां तक पहुंचे। ओके, तो मतलब 10 वर्क हुए, ये एक वर्क हुआ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू छोटा वाला डीवी, छोटा वाला डीवी, ये एक हुआ W1। फिर W2 अगेन उसके लिए भी माइनस पी एक्स, क्योंकि हर बार पी एक्सटर्नल अलग अलग होगा। ओके, डीवी भी अलग अलग होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, बट डिफरेंट डिफरेंट विल बी देयर। सो वैसे तो 10 वर्क मिले, तो 10 वर्क को फिर सम करना पड़ेगा, तब जाके टोटल वर्क मिलेगा। तो वो ढूंढने के लिए जब ऐसे छोटी छोटी पार्ट्स हो, जैसे हमने फिजिक्स में भी किया कि बहुत छोटे छोटे पार्ट हो, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो से इंटीग्रेशन हम करें यहाँ पर, सो हम इंटीग्रेशन करेंगे W इज इक्वल्स टू, से माइनस बाहर ही लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पहला ये जो वॉल्यूम था गैस का, दैट इज VI, और फाइनल जो वॉल्यूम है दैट इज V फाइनल, वॉल्यूम फाइनल। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है P एक्सटर्नल इनटू छोटा वाला dV हर बार, सो से छोटा वाला dV V। डन, ये फॉर्मूला हमने लिखा। देखो अभी बुक में तो फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन आया कैसे वो डिटेल में अगर समझ लोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो अब ये आ गया, अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, W इज इक्वल्स टू माइनस VI VF। P एक्सटर्नल को क्या लिखूं, तो P एक्सटर्नल को हम ये लिख सकते हैं क्या, P इंटरनल प्लस और माइनस DP, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P इंटरनल प्लस और माइनस DP ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू DV। अगेन देखो, हाँ हर स्टेप समझना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ओके, सो W इज इक्वल्स टू, अब तो सिर्फ सिंपल मैथ्स ही है, माइनस VI इनटू यहाँ पर VF। देन अब इसको अंदर दे देंगे, ओके, DV को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो P इंटरनल इनटू से DV प्लस और माइनस DP इनटू DV। डन। ओके, अब देखो ये DP कितना है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा प्रेशर का डिफरेंस, कितना छोटा, 1.0009 वाला, फिर कोई केस में 1.001, कोई केस में 1.0002, बहुत छोटा छोटा DP है। और वो छोटे छोटे DP है, तो उसकी वजह से जो V चेंज हो रहा है, डेल्टा V, वो भी कितना कम छोटा छोटा चेंजेस हो रहा है, तो वो भी क्या है, DV। तो ये छोटा और छोटा, मतलब तुम ऐसा समझो 0.0001 इंटू 0.0001, ऐसा कोई छोटा वाले नंबर, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक्चुअल नंबर तो कितना छोटा आएगा। से इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 0.0001, 3 0 and 1, वैसे ही डेल्टा वी के वैल्यू मिल रहे हैं तुम्हें 0.0001। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, DP इंटू DV, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0.60 इंटू 1। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 0.0001, ऐसा गिवन है हमें। ओके, सो देखो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 0, 1 डिवाइड बाय 4 0, सो 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय टोटल 8 0, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 तो ये लिख दिए, ये 8वां, तो ये आंसर आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो सोचो कितना छोटा है, इतना छोटा आया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू देखो कितनी 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 छोटी है। समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ, सो W इज इक्वल्स टू, फाइनली मुझे क्या मिला, माइनस VI टू VF P इंटरनल इनटू से DV। डन। ओके,
तो अब आगे के स्टेप में जाते हैं, ये फोर्थ स्टेप में यहाँ आ गया। नेक्स्ट से फिफ्थ स्टेप, लेकिन फोर्थ पहले लिखना पड़ेगा, से फोर्थ स्टेप फिर से लिखता हूँ, W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल VI टू VF P इंटरनल इंटू डी, वो निग्लेक्ट कर दिया। ओके, देन फिफ्थ स्टेप, सो से W इज इक्वल्स टू से माइनस P इंटरनल बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन VI टू VF dV, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा से नहीं, P इंटीग्रेशन से V होगा। ओके, सो V होगा P इंटीग्रेशन, लेकिन उसको बाद में लिखते हैं, P इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, P इंटीग्रेशन वो तो हमने रख दिया है, समझ में आ रहा है, P इंटीग्रेशन हमने रख दिया है। ओके, P एक्सटर्नल चला गया। अब हमारे देखो वो कल जो डिराइव किया था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उसमें W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था। अब हमारा P एक्सटर्नल तो है ही नहीं, क्योंकि P एक्सटर्नल को हमने P इंटरनल और DP के फॉर्म में लिखा था, तो अब तो DP वाला चला गया है, तो ये आ गया, समझ में आया। नाउ ये जो P इंटरनल मतलब हमारे पास अभी क्या है, एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूला लेके आ गए हैं इंटरनल के फॉर्म में। सो P इंटरनल मतलब प्रेशर। अब इंटरनल और एक्सटर्नल की बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल को हमने निग्लेक्ट ही कर दिया है। मतलब हमारी प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई प्रेशर मैटर करता है, तो कौन सा प्रेशर मैटर करता है, इंटरनल प्रेशर मैटर करता है। समझ में आया, क्योंकि एक्सटर्नल बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए। ओके, तुम्हें बुक में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वर्डिंग दिखाई देंगे कि ये जो बढ़ा रहे हैं वो कितना बढ़ा रहे हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली। ओके, मतलब इनफाइनाइट लेवल का स्मॉल चेंज ला रहे हैं प्रेशर में, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट लेवल का स्मॉल मतलब ये तो हमने ऐसे भी, तुम फाइनाइट लेवल का स्मॉल है 0.0009, ये तो फाइनाइट, वी कैन कैलकुलेट कि भाई इतना स्मॉल है। ओके, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब इतना स्मॉल कि इनफाइनाइट मतलब छोड़ो, हमारे इमेजिन के बाहर है, ऐसे समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई हमने P एक्सटर्नल वैसे लेके आए कि एक्सटर्नल मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ज्यादा है वो किससे, इंटरनल से, समझ में आया। सो P इंटर मतलब हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई प्रेशर मैटर करता है, दैट इज P इंटरनल। सो P इंटरनल, अब तो इंटरनली एक्सटर्नल को तो हमने नेग्लिजिबल जैसा गिन लिया है, तो अब इंटरनल एक्सटर्नल का चक्कर छोड़ देते हैं और हम सिर्फ बोलते हैं प्रेशर P, क्योंकि बाहर का कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है, वो हमने देख लिया, ऐसी हवा में नहीं बोल रहे। ओके, सो अब क्या हुआ, P बाहर क्या है, अंदर का प्रेशर, हमारा कोई वर्क डन के लिए प्रेशर जो मैटर कर रहा है वो क्या है, प्रेशर P। अब एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन, डू यू नो, नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे पढ़ने में आएगा। व्हाट इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, अभी के लिए सिर्फ याद रखो, तुझे अभी के लिए सिर्फ याद रख लो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जब भी टॉपिक कंसेप्ट में आएगा ही, इसके बगैर 11th 12th कंप्लीट नहीं होने वाला है, सो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो से PV इज इक्वल्स टू nRT। ओके, PV is equals to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of mole, R is the gas constant and T is the temperature. Okay, डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये हमारा इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, PV is equals to nRT. Therefore यहां से P क्या हो गया, nRT divided by V। समझ में आया, सिंपल। ये तो अभी के लिए याद रखने की चीज है, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, समझ में आ रहा है। ओके, सो P इज इक्वल्स टू nRT बाई V। अब ये P मतलब P, तो हमारा भी इंटरनल प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर मतलब P, तो हम P की वैल्यू ये लिखते हैं, तो अब W इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। सो माइनस से VI टू VF, P की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, nRT डिवाइडेड बाई V इंटू D। P इंटरनल मतलब के P की वैल्यू हमने डाल दी, nRT बाई V। डन। अब यहाँ पे नंबर 6 देखो, इतना
बुक में नहीं गिवन होगा, बट फिर तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली लिख लूंगा कहाँ से आ गया, तो ये आया है, कहाँ से आया वो दिखा रहा हूँ। सो से n कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन vi टू vf 1/v dv ऐसा होता है। अब 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन इंटीग्रेशन जैसे तुमने याद रखा है कि जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, भाई क्या है चलना भाई तू 27 तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x³ 3, करेक्ट। तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो वैसे ही बहुत सारे हैं, हिला तो नहीं है, अच्छा ओके। सो वैसे है से 10 to 15 डेरिवेशन के फॉर्मूला और 10 to 15 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, वो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते रहेंगे। केमिस्ट्री में उतने नहीं आएंगे बट फिजिक्स में तो आते ही रहेंगे, ओके। ओके ओके सो अच्छा चलो, सो अभी बचा क्या 1/v dv। तो 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, ओके। ये फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। सो सेस नंबर 7 w इज इक्वल्स टू माइनस n r t। 1/v का क्या होता है, ln v, क्या होता है ln v। अब ln v हो गया, उसके बाद तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा vf और vy का, ये देखो ln v ऐसे लिखते हैं और इसको ब्रैकेट करते हैं, ln v हो गया, 1/v का क्या हो गया ln v। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आएगा vf और यहाँ आएगा vi, ओके। तो कैसे हो जाएगा ln v, तो एक बार पहले ln vf लिखेंगे, फिर दूसरी बार ln माइनस करके ln vi लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे, अच्छा चलो दिखाई देते हैं, w इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। अब जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट छोड़ेंगे, ये लिमिट छोड़ेंगे, तो पहले ये लिमिट लिखनी है, फिर माइनस करके ये लिमिट लिखनी है। तो हम ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ln पहले ये लिमिट लिख दी तो vf, फिर माइनस, ओके ऑलवेज माइनस ही होगा यहाँ पर, एंड देन दूसरी लिमिट ln v, डन, ओके समझ में आया। ये हो गया हमारा से 8, देन से 9। तो अब क्या है, सो w इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। अब ये लॉग का रूल है, ये किसका रूल है, लॉग का। आई थिंक उस दिन जब आया था एक न्यूमेरिकल में, तब तुम दोनों एब्सेंट थे, सिर्फ चिराग था शायद। लॉग वाला एक न्यूमेरिकल फिजिक्स में था तब, ओके। कि भाई लॉग जो है वो लॉग के रूल्स में क्या है कि बीच में अगर प्लस है तो वो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में अगर माइनस है तो वो दोनों का डिवाइड हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी डिवाइड में है तो माइनस हो सकता है, और ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है तो प्लस हो सकता है, ओके। तो ये लोग माइनस में है तो वो लोग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो एन आर टी ln vf डिवाइडेड बाय vi ऐसा हो जाएगा। ये रूल किसका है, लॉगेरिथम का रूल है, ओके। सो एन आर टी ln vf बाय vi, डन, समझ में आया। ये याद रख लेना क्या याद रख लेना, लॉग का रूल, ओके। अलग से दे क्या, अच्छा देखो, से लॉग p प्लस लॉग v, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लॉग pv, इनटू में है तो वो प्लस में चला जाएगा, और अगर ऐसा है log p माइनस log v, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, log p बाई v। तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, और से डिवाइड है तो माइनस, ये लॉग का रूल है। और एक लॉग का रूल है कि से ln is equals to 2.303 log, ln is equals to 2.303 log। ये जो ln है वो बेस e होता है,
और जो ये log है वो बेस 10 होता है। ओके, ln है वो log e बेस होता है और log है वो बेस 10 होता है। तो अगर हमें ln में से log में कन्वर्ट करना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, और log में से ln में कन्वर्ट करना हो तो उसको तुम 2.303 से डिवाइड कर दो, और अगर ln में से log में जाना है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2.303। यही जो लास्ट हमारा आई थिंक रोटेशन वाला चैप्टर है उसी में हमने न्यूमेरिकल्स गिने थे। ओके, मे बी एग्जाम टाइम और बट जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों नहीं थे, चिराग था। ओके, तुम दोनों में से शायद कोई एक हो, बट नहीं थे, चिराग था। और तब हमने ये डिस्कस किया था फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। ओके, लॉगरिथम का रूल। वैसे ही उसके पहले जब मेन लॉग कैसे देखना है तब शायद खुशी तुम ही थे, तुम जुमी और चिराग नहीं थे। ओके, तो अब वो तुम्हें वीडियोस देखने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि जिस दिन तुम सपोज लेट हो जाओ, ओके, अभी सपोज चिराग अभी आए तो इसके बाद का तो समझ में आएगा, पहले क्या हुआ उसको नहीं पता है। तो फिर उस दिन का पर्टिकुलरली मैंने बताया था कि एटलीस्ट डेट को नोट डाउन कर लो, तो उस डेट का जो भी वीडियो वो टॉपिक के रिलेटेड आएगा जब हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, सो एट दैट टाइम यू कैन क्रॉस चेक। ओके, कि इस दिन मैं एब्सेंट थी और इस दिन मैं लेट गया था, लेट गई थी, तो मैं देख लूँ। ओके, क्योंकि वो ये सब किसके लिए है? तुम लोगों के लिए ही है। बाकी कोई दूसरी पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक हमारे क्लास का वीडियो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा देख रहा होगा। जो एनालिसिस है यूट्यूब का उससे मैं डेटा देख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ कोई देखता नहीं है। सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। ओके, कोई देखेगा उसको बेनिफिट होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये तुम लोगों के लिए है। ओके, क्लास तो तुम अटेंड कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम कभी मिस हो जाए, कभी लेट हो जाए, या फिर रिवाइज करना हो कि भाई भूल गए क्या पढ़ा था, तब तो क्लास में तो समझ में आ गया लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ना है। तो फिर से पढ़ना है तो हम जब सपोज हमने 2 घंटे जो डिस्कस किया, वापस वो 2 घंटे तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो यू कैन सी दैट वीडियो। तो तुमने 2 घंटे वो तो देख लिए, उसके बाद फिर भी ना समझ में आया वीडियो देखने के बाद, देन यू कैन आस्क अगेन। ओके, कि सर और कुछ करे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया। सो एक बेनिफिट है जो पहले हमारे पास नहीं था। बाय द गॉड ग्रेस इस साल रेगुलर अपलोड हो रहा है, नहीं तो तुम लोग जब 9th में थे तब भी हमने थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया था, तुम लोग जब 10th में थे तब भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, बट स्टार्टिंग में करते थे और फिर सिलेबस एग्जाम का इतना लोड आ जाता था कि हम स्टॉप कर देते थे। लेकिन अभी हो रहा है बाय द गॉड ग्रेस सब कुछ। ओके, अभी भी सब कुछ इन द सेंस उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, कौन सी डेट का है, वो एग्जैक्ट डेटा मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत सारे हैं और उतना एनालिसिस नहीं कर पा रहा, मतलब उतना इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ वहां पर, बट अपलोड तो हो रहा है, वीडियो तो हम देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट, सो यू कैन टेक दैट बेनिफिट। ओके, सो ये हमारे लॉगरिथम के रूल है। चलो वापस हम आ जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा है वो ln है। ओके, तो अगर मुझे ln का log में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, से अगेन 10 नंबर, सो w इज इक्वल्स टू माइनस, और से ln का log लिख दूं तो 2.303 nRT log VF by VN। तो 2.303 log लिख दिया ln की जगह, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला नंबर से 10। तो W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log VF by VI। सो तुम ये भी फॉर्मूला है और ln के फॉर्म में, और ये भी फॉर्मूला है लॉग के फॉर्म में। समझ में आया? ओके, सो ये पूरा फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें बताया। बुक में अगर जो भी बीच में स्टेप्स उड़ा के डायरेक्टली तुम्हें ये लिख दिया हो, लेकिन ये आया कैसे, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, कि ये फॉर्मूला आया कैसे, अंडरस्टूड? ओके, सो अब बेसिकली याद रखने का बात आ गई क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं हमें। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो W क्या था हमारा, P माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। वैसे ही अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारा W क्या होगा, P इंटरनल U से, और से P ओनली P। ओके, बट P डायरेक्टली P से तो शुरू नहीं हो रहा है, सो हम तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि P को तो हमने nRT by V और nRT by V लिख दिया और P भी गायब हो गया, P है ही नहीं हमारे फॉर्मूला में।
क्यों? क्योंकि P का तो हमने PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस में से P को निकाल दिया nRT बाई V, तो जहां P था वहां पे nRT बाई V लिख दिया हमने, सो P भी चला गया, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है? -2.303 log VF by VI, दैट इज अवर फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वो भी फॉर्मूला वर्क डन के लिए था, और ये भी फॉर्मूला किसके लिए है? वर्क डन के लिए है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके चलो। सर हाँ एक बार आगे वाला करो ना। क्या हो गया? लो, तुम साइकिल लेके थोड़ी आएगी। वो ऐसा ही तो नहीं कर। नहीं मैंने उसने तो- साइकिल ले ली थी। नहीं है इधर। फिर वैसे हमने देखा। सर हाँ आगे वाले क्या करो? यही ना? नीचे ही ना हो साइकिल में। ले, तो कहाँ रख दी? देखो देखो आराम से देखो, तो यही कहीं होगी। वॉशरूम गया तो वॉशरूम में देखो, पॉकेट्स में देखो। सो अब देखो, दोनों फॉर्मूला याद रख लेना। एक है हमारे पास ये फॉर्मूला, ओके, एक है हमारे पास ये फॉर्मूला, ओके। दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इंटीग्रेशन डेरिवेशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पुट करना है। एंड दूसरा है हमारे पास W इज इक्वल्स टू दिस टू, ओके, लॉग के फॉर्म में ये वाला, ln के फॉर्म में ये वाला। सो ये फॉर्मूला है हमारा, ओके, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आगे ये दोनों याद रखना, क्योंकि अभी मैं उसका यूज करने वाला हूँ, ओके। तो अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं, ओके। सो अब ऐसा समझो, हम बात कर रहे हैं ऐसे फ्री एक्सपांशन, किसकी? फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन की बात करें तो फ्री एक्सपांशन में सपोज ये मेरा एक कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, और कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम बाउंड्री फिक्स्ड है, सो आई कैन से कांस्टेंट वॉल्यूम,
कांस्टेंट वॉल्यूम है मेरे सिस्टम का, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे ऐसे गैस इंसर्ट कर रहा हूँ, पाइप इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एक पाइप में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पाइप मैंने इंसर्ट किया, ओके, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही है। हाँ, वॉल्यूम तो फिक्स है। सपोज यहाँ पर एक होल है, ऐसा समझो, वॉल्यूम यहाँ तक है और दैट्स इट। ओके, तुम इसको समझ, बस ये सही है। ओके, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम मूविंग नहीं है। ओके, मीन्स फिक्स्ड बाउंड्री है, मूविंग बाउंड्री नहीं है, सिस्टम यहाँ है। अब मैं यहाँ पे गैस डाल रहा हूँ। ओके, तो ये गैस आया, सपोज यहाँ पर वाल है, वाल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे सपोज कहीं पे वाल है, और जैसे ही मैंने वाल को ओपन किया, मतलब स्विच ऑन किया, तो सारा ही गैस यहाँ आया और यहाँ से डायरेक्ट भर गया। ओके, तो सारा गैस यहाँ पर भर गया, धीरे धीरे करके पूरे कंटेनर में भर गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जला दी, तो धीरे धीरे करके पूरा डिफ्यूजन हो गया। किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं किया, फिर भी फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास आने लगी। ओके, उसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं। अभी हमने कंप्रेशन एक्सपांशन दिया, उसमें हमने फोर्स दिया था, एक्सटर्नल प्रेशर दिया था। यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर दिया नहीं, सिर्फ हमारा जो गैस वाला पाइपलाइन है उसको हमने रूम में छोड़ दिया, तो वहां पे फ्री एक्सपांशन हो गया, पूरा फुल। ओके, फ्री एक्सपांशन विदाउट एनी फोर्स, डन। ये तो एक प्रोसेस है, जैसे कि हम फ्री फॉल देखते हैं फिजिक्स में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, फ्री एक्सपांशन। ओके, कोई फोर्स है नहीं। ओके, तो फ्री एक्सपांशन हुआ, तो हमारा देखो अब पहली बात, ये फ्री एक्सपांशन हो गया, गैस आया और रूम में और कंटेनर में भर गया। ओके, क्या लग रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस लग रही है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल लग रही है। कैसे? एयर वापस जा सकती है, मतलब ये तो पाइपलाइन है। ओके, इसमें हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर दिया ही नहीं। मतलब ऐसे यही एग्जांपल समझो ना कि यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला दी, तो वो सारी तुम सबके पास पूरे फैल गई। अब वापस लेके आओ पूरी, यहाँ सारी की सारी फ्रेग्रेंस यहाँ आ सकती है वापस, तो वो तो इरिवर्सिबल हुआ। सारी फ्रेग्रेंस वापस आ सकती नहीं है। मतलब जैसे अभी हमारा पिस्टन आगे गया था, फिर वापस बैकवर्ड गया, फिर वापस आगे गया, फिर वापस बैकवर्ड गया, वैसे करते करते आगे मूव कर रहा है। लेकिन फाइनली भी अगर तुम कुछ इंटरनल प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो वो वापस एक्सटर्नल बन जाएगा, मतलब वापस ज्यादा एक्सपांशन भी हो सकता है। बट जब ज्यादा एक्सपांशन हो जाए तब हमने कौन सा कौन सा टॉपिक, पता नहीं क्या बोलने जा रहा था। सो ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तब हम क्या बोल रहे थे उसको, से टॉपिक को क्या बोल रहे थे, और एक्सपेंशन को क्या बोल रहे थे, वर्क डन को, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ऑब्वियसली मैंने सेंटेंस सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे नहीं है, नो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। तो हमने अभी डिस्कस किया रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो दोनों हमने डिस्कस किया, दोनों के फॉर्मूलाज हमने लर्न कर लिए। तो समझ में आया ये क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हम सिर्फ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, पीछे आने की तो बात हमने की ही नहीं। अंडरस्टूड? सो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डन? समझ में आया? अब जैसे मैंने बताया कि सिंस इट इज अ फ्री एक्सपांशन, दिस इज जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, दैट मीन्स क्या हुआ, W इज इक्वल्स टू जीरो, वर्क डन क्या हुआ, जीरो। सो ये सेंटेंस पूछा जाता है कि वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस ब्लैंक, तो आंसर इज जीरो। एक्सपांशन कर रहे हो तुम, सोचो, कंप्रेशन कर रहे हो, सो यू आर डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम। एक्सपांशन कर रहे हो, सो वर्क इज बीइंग डन बाय दिस सिस्टम। कंप्रेशन में भी वर्क हो रहा है, एक्सपांशन में भी वर्क हो रहा है।
ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, बट फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क हो रहा नहीं, कोई कर ही नहीं रहा है, ओके, कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सो इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज जीरो, ओके। फ्री एक्सपेंशन में क्या है, वर्क डन जीरो है। जैसे कि ये तो नेचुरल है, जैसे कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। टी कप है तो टी कप है या कॉफी कप है, उसको मैंने यहाँ एटमॉस्फेयर में रख दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, मतलब उसका वो सारी हीट चली जाएगी एनवायरनमेंट में, ओके। किसी को कुछ करना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, जीरो, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर तुम बोलो कि वापस ठंडी हो गई है फिर से गर्म करे, तो वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क दो या कंबशन करो, हीट एनर्जी दो जो वर्क में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो नेचुरल प्रोसेस, जैसे फ्लोइंग है, वाटर है, तो वाटर सपोज माउंटेन पे से रिवर और फिर ओशन में जाता है, लेकिन फिर वही तुम्हें लाना हो वापस, मतलब से रिवर में से तुम्हें घर में लाना है, अपने घर में पानी लाना है, सो फिर पंप थ्रू लाना पड़ेगा, वहां से भेजना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट भी आ सकता है, कब, ग्रेविटी प्रेशर से, मतलब रिवर थोड़ी हायर एल्टीट्यूड पे फ्लो कर रही हो और हम लोअर एल्टीट्यूड पे रह रहे हो, तो जैसे अभी लोअर एल्टीट्यूड पे था अंकलेश्वर और धोड़ी कुई और वो सब, कैसे पानी भर गया है सब कुछ, क्यों, क्योंकि लोअर एल्टीट्यूड पे था, तो किसी ने भेजा नहीं, ऑटोमेटिक आ ही गया, ओके। तो सेम वे में यहाँ पर वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो, कोई कर नहीं रहा है, अंडरस्टूड। नेचर तो वो भी ऑटोमेटिक, नेचर दोनों ऑटोमेटिक कर सकता है, जैसे अभी बताया माउंटेन का पानी रिवर में, रिवर का पानी ओशन में, लेकिन देखो टाइम लेके ओशन का पानी वापस क्लाउड्स में जाता है, क्लाउड्स का पानी वापस मूव होता है, मूव होके वापस वो माउंटेन में गिरता है। नेचर तो वो भी कर सकता है, देखो जस्ट इमेजिन, ओके। तुरंत तो नहीं करता, कर सकता है तुरंत भी, ऐसे टॉर्नेडो आ गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अचानक से बारिश, ओ भाई समर में कैसे मानसून, बट हो सकता है, ओके। सो नेचर के पास चॉइस है। चलो अभी हम यहाँ ये फिजिक्स केमिस्ट्री डिस्कस करें। सो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, ओके। अब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई डब्ल्यू जीरो है, मैं क्या बोल रहा है, डब्ल्यू जीरो है, तो क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू, हीट ओनली। सो जितना तुम हीट दोगे या हीट लोगे व्हाटएवर, उतना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वर्क डन से कुछ होने वाला नहीं है। अगेन मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। सो ओनली इंस्टेड ऑफ ओनली क्यू आई एम राइटिंग QV, इंस्टेड ऑफ ओनली क्यू आई एम राइटिंग QV। QV का मीनिंग क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट इनटेक और हीट आउटलेट बोलेंगे, मतलब से हीट इज एडिंग इनटू द सिस्टम और हीट इज रिमूविंग फ्रॉम द सिस्टम, बट जो भी हो रहा होगा, ओके, ऐड हो रहा होगा या रिमूव हो रहा होगा, लेकिन वो कौन से रहा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा सिस्टम का, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया। सो ये याद रखना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू QV फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, ओके। और जहां पर वर्क डन हो ही ना, वर्क डन है ही नहीं, जीरो है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू QV, अंडरस्टूड, ओके। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू QV। नाउ अगर हम बात करें कि हमने कोई एक ऐसी कंडीशन ले ली, ओके, कि ऐसा समझो कि मैं पूरी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो सेम प्रोसेस हो रही थी, अब वो मैं कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो थी, लेकिन मैं कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर। सो कांस्टेंट वॉल्यूम तो है, साथ साथ में कांस्टेंट टेम्परेचर भी है, दोनों है, ओके। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हीट ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि जैसे ही तुमने हीट दी तब टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही तुमने हीट रिमूव की तब टेम्परेचर कम हो गया। दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड है हीट एंड टेम्परेचर, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्यू क्या होगा, क्यू भी कांस्टेंट होगा, और डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। क्यू कांस्टेंट है मतलब चेंज इन दी क्यू विल बी जीरो, नो चेंज, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन दी
heat. Okay, so delta Q क्या हो जाएगा 0. So if I am taking QV as a delta Q, okay, तो उस केस में QV भी delta Q भी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ delta U is equals to delta Q plus delta W. डेल्टा Q मतलब क्या, जो भी तुमने प्लस माइनस Q किया वो. डेल्टा W मतलब क्या, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम, जो किया वो, लेकिन समेशन कितना चेंज हुआ दैट. सो ये तो मैंने बोल दिया 0. क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स हो नहीं रहा है, वर्क डन लग नहीं रहा है, सो वर्क डन 0 है. उस केस में डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q, बट दिस इज ऑल्सो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. बट अब मैं बोल रहा हूं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिया जाए तो, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए तो डेल्टा Q भी क्या हो जाएगा 0. तो उस केस में डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0. सो तुम याद रख, ये सब देखो, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कब डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, वर्डिंग में पूछा जाएगा. कुछ ना कुछ ऐसे वर्डिंग बना देंगे. ये इतना हैवी वर्डिंग ढूंढ ढूंढ के लाएंगे. एक सिस्टम है, एक आइस है, आइस का पानी हो रहा है ये टेम्परेचर पे, ये है वो है, इतना भर के डेटा देंगे. लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तो फ्री एक्सपांशन है, मतलब वर्क डन 0 है, और वर्क डन 0 है, और यहाँ पे बोला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब हीट चेंज भी क्या होगा, डेल्टा Q भी क्या होगा 0. और उन्होंने फाइनली पूछा है कि डेल्टा U कितना होगा. लेकिन इन्होंने जो भी डेटा गिवन होगा ना, नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगे, सेम लग रहे होंगे. वो जो MCQ होंगे वो चारों ऑप्शन क्या लग रहे होंगे, तुम्हें लग रहे होंगे यही सही आंसर है. 2.5 माइनस 2.5, 1.5 माइनस 1.5, और पांचवा आंसर 0. ओके, पांचवा आंसर, अदरवाइज चौथा आंसर से 0. 2.5 माइनस 2.5, 1.5 एंड 0. तुम्हें लगेगा 2.5 ही है, शायद डेटा ऐसा दे कि तुम्हें स्ट्राइक हो जाए, हाँ ये सही है, Q प्लस W, तो ये 1 और ये 1.5, 2.5 इज करेक्ट आंसर. ऐसा कुछ तुम्हारे माइंड में आए. बट ध्यान से देखो कि वो फ्री एक्सपांशन की बात चल रही है, वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है. इन दैट सेंस डेल्टा U विल बी 0. सो इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, तो विल बी 0. तो ये मैं बता रहा हूं, ये है सिंपल टॉपिक, तुम समझ गए कि भाई Q भी 0 है, डेल्टा Q 0 है, डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा U 0 ही होगा ना. हाँ 0 ही होगा, लेकिन ये सेम चीज, इतनी छोटी सी बात अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड MCQ बना के पूछे तो स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. ओके, तो वो मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हो, तुम कंसेप्ट को पकड़े रखो. समझ में आया? ओके, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 इन विच केस, इन फ्री एक्सपांशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. उस टाइम पे डेल्टा U विल बी 0. डन. ओके, नाउ डेल्टा U विल बी 0. सो से कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर डेल्टा U ऑलरेडी तुम्हें 0 दे दिया है. कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तुम्हें बोल दिया गया है पहले से कि भाई इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, 0 चेंज, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, तुम्हें पहले से बोल दिया है. तो उस केस में हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू से Q प्लस W. सो वो बोल रहे हैं कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी 0. पहले से ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम है. ओके, तुम्हें पहले से बोल दिया कि डेल्टा U क्या है, 0 है. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में Q इज इक्वल्स टू से माइनस W. अगर यहाँ पे वैल्यू रखे तो समझ में आया. दोनों अलग अलग, यहां तक का केस खत्म हो गया, डेल्टा U हमारा 0 आ गया, वहां पे फुल स्टॉप मारो. अब नया क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, 0. डेल्टा U क्या है तुम्हारा, 0. तो वो अगर हम डेल्टा U 0 रख दे फर्स्ट लॉ में, तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल्स टू माइनस W. Q इज इक्वल्स टू माइनस W का मीनिंग क्या है, ये तो लिख तो दिया Q इज इक्वल्स टू माइनस W. अभी वर्डिंग में लिखे या फिर ऐसे कैसे पूछा जाएगा, या इसका मीनिंग क्या है, तो ध्यान से सुनो. Q इज इक्वल्स टू माइनस W. Q की साइन क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब क्या, हीट इनटेक और आउटलेट, और से हीट रिमूव्ड और हीट एडेड Q पॉजिटिव होता है. तो सिस्टम में हीट आ रही है एंड W इज माइनस, तो दैट मींस वर्क डन ऑन दिस सिस्टम और बाय दिस सिस्टम, बाय दिस सिस्टम. तो ये सही है. तो इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जितनी हीट तुम सिस्टम के अंदर डाल रहे हो, उतनी सिस्टम वर्क करने में उतनी एनर्जी यूज कर दे रही है.
इसका कहने का मीनिंग ये है ओके कि जितनी हीट तुम डाल रहे हो सिस्टम के अंदर क्यू ओके क्यू डाली हमने मतलब हीट डाली इनटेक क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने हीट डाली तो वो वर्क डन करने में उतनी हीट का क्या वो एनर्जी हीट इन द सेंस वो एनर्जी का यूज कहां कर दे रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम है वो वर्क डन कर देगा उसके द्वारा मतलब उससे बाय द सिस्टम वर्क होगा सो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस ओके ऐसा समझो कि सपोज रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर इज अ सिस्टम सो तुमने रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख दिए पानी के बोतल भर दिए ओके तो अब क्या होगा एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर तो कूल था 4 डिग्री सेल्सियस था 5 डिग्री सेल्सियस था 10 डिग्री सेल्सियस था और अब तुमने गर्मा गर्म पानी और गर्मा गर्म शीरो और कुछ ना कुछ भर दिया ऐसे ओके तो होगा क्या अब वो सबको ठंडा करना पड़ेगा तो ठंडा करना पड़ेगा मतलब तुमने अब अगर मैं बोलूं कि रेफ्रिजरेटर की इंटरनल एनर्जी क्या है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी 0 है रेफ्रिजरेटर की चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या है 0 है तो उसका मीनिंग क्या होगा जितनी हीट मैंने अंदर डाली इन टर्म्स ऑफ से गर्मा गर्म शीरो और वाटर और से कुछ भी ओके तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी यूज कहां पे हो जाएगी उसको वापस ठंडा करने में मतलब रेफ्रिजरेटर को वर्क करना पड़ेगा तो वर्क इज डन बाय द रेफ्रिजरेटर बाय द सिस्टम ओके समझ में आया तो ये हीट जो है वो रेफ्रिजरेटर के पास चली जाएगी और रेफ्रिजरेटर की जो कूलनेस है वो इन सब के पास आ जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएगा ओके जितना ये दे सकती है उतना ही मतलब ऐसा समझो रेफ्रिजरेटर में अच्छा खासा टेम्परेचर रीच हो गया है और अब तुमने स्विच ऑफ कर दिया रेफ्रिजरेटर को स्विच ऑफ कर दिया है नहीं तो ये तो फिर कब चलता ही जाएगा ना वो तो ठंडा ही होता जाएगा और एक लिमिट आ जाएगी क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहेगा और तुम्हारा पूरा कूल कर देगा लेकिन इक्विलिब्रियम रीच थोड़ी होगा लेकिन मैं इक्विलिब्रियम रीच होने की बात कर रहा हूं तो सपोज ये रूम है ये रूम में ऐसा समझो कि 27 डिग्री सेल्सियस मैंने मेंटेन किया हुआ है बाय एनी हाउ मेंटेन कर दिया और फिर स्विच बंद कर दी एसी की अब जब मैंने एसी की स्विच बंद की तब ये रूम का टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस अब 5 स्टूडेंट अंदर आ गए मैं खुद अंदर आ गया ओके तो टोटल सपोज 9 स्टूडेंट अंदर आ गए और मैं भी अंदर आ गया तो टोटल 10 पर्सन हो गए रूम के अंदर अब उनकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर विल इंक्रीज ओके तो टेम्परेचर विल इंक्रीज मेरी हीट ये सबकी हीट जाएगी उनमें तो ये 27 डिग्री सपोज 28 हो गया तो हम तो बहुत ज्यादा थे सपोज हम सब जब अंदर आए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एट द सेम टाइम हमारे ये जो कपड़े वपड़े सारा जो हमारा स्वेट और वो सब है वो 28 डिग्री सेल्सियस का तो था नहीं वो तो ज्यादा था 30 डिग्री 32 डिग्री का था लेकिन फिर भी हम कैसे 28 के हो गए क्योंकि हमने हीट दी और उसने हीट ली तो वो थोड़ा आगे बढ़ गया और हम थोड़े नीचे आ गए और इक्विलिब्रियम रीच हो गया समझ में आया सो जितनी हीट ऐड हुई है वो सारी की सारी हीट यूज हो जा रही है कहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम में तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा अदरवाइज इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होगा समझ में आया ये एमसीक्यू में पूछा जाता है इसलिए इतना डिटेल्ड में समझा रहा हूं नहीं तो एक सेंटेंस में खत्म हो जाता कि डेल्टा यू 0 है तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू तो वो तो मैथ्स है भाई वो तो दिख रहा है हमें ओके बट कहना क्या चाह रहे हैं वो समझो अंडरस्टूड ओके सो दैट इज द थिंग देन नेक्स्ट से एक और प्रोसेस है से कल बताई थी एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट डज इट मीन हीट और मास ट्रांसफर नहीं होंगे ट्रांसफर नहीं होंगे ओके चलो तो मास तो ट्रांसफर हम लेते ही नहीं है बट से हीट आल्सो नॉट एक्सचेंजिंग एडियाबेटिक प्रोसेस सो एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू व्हाट 0 चेंज इन द Q नहीं हो रहा है जितना है उतना ही है कांस्टेंट रह रहा है मतलब चेंज नहीं हो रहा है सो जो हमारा ये फर्स्ट लॉ है डेल्टा U इज इक्वल्स टू से Q प्लस W तो Q में कोई चेंज नहीं हो रहा है ओके डेल्टा में लिख दो नहीं तो पूरे की सब कैसे ओके तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है मैंने बोल दिया कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये कट हो गया कोई चेंज नहीं हो रहा है 0 वैल्यू रख दी तो उस केस में डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा W मतलब कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है जैसे कि जेपी जूल ने कल किया था
इंसुलेशन कर दिया था वो कंटेनर में, और वो पैडल व्हील वर्क, और वो ऐसे छाछ बना रहे हम, वो पैडल व्हील वर्क मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा था, तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी वो सारी की सारी किसकी वजह से हो रही थी? वर्क डन की वजह से हो रही थी। क्यों? क्योंकि हीट तो अंदर और बाहर जा ही नहीं सकती थी, आइसोलेटेड किया था तुमने। समझ में आया? आइसोलेटेड इन द सेंस हीट को लेके आइसोलेटेड किया हुआ था। हाँ, मास भी आइसोलेटेड ही था, तो आइसोलेटेड सिस्टम था। यस, ओके, समझ में आया? सो वैसे केस में क्या हो जाएगा? जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा? वर्क डन की वजह से होगा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। डन? तो ये भी एक बात थी। देन दूसरी एक बात है, से अब हम एक और से स्टेट फंक्शन पे आते हैं। हमने बताया कितने कितने स्टेट फंक्शन है, पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। फिर एक और हमने स्टेट फंक्शंस देखा विच इज इंटरनल एनर्जी। स्टेट फंक्शन मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ followed, does not depend on the path followed। क्या हीट खुद स्टेट फंक्शन है? हीट एंड से वर्क, बोथ, दोनों की बात करते हैं। हीट एंड वर्क आर स्टेट फंक्शन और से डिपेंड ऑन द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट फंक्शन, और से पॉइंट फंक्शन है वो या पाथ के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। हीट, देखो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, हीट की बात कर रहा हूं, हीट। ओके, सपोज तुम्हारे पास पानी है, उसको तुम्हें गर्म करना है, उसको तुम्हें गर्म करने के लिए कंबशन करना पड़ेगा, तो हीट देनी पड़ेगी। तो क्या अब तुम डिफरेंट चीजें लोगे बर्न करने के लिए, तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? टेम्परेचर नहीं, हाँ नहीं, तो टेम्परेचर को तो बोल दिया है ना कि इट इज अ स्टेट फंक्शन, कि भाई तुम कोई भी तरीके से 80 डिग्री 90 डिग्री रीच करो, मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर जितना चाहिए उतना तो मिल गया। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी की, एनर्जी सपोज मैं कंबशन पेपर कर रहा हूं, वुड कर रहा हूं, पेट्रोल कर रहा हूं, क्या सेम एनर्जी रिलीज होगी? नहीं, ऑब्वियस है। सो एनर्जी की क्वांटिटी मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कौन सी मेथड से तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, डिपेंडेंट है। वर्क भी डिपेंडेंट है, मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा हूँ, कौन सा वर्क कर रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन दैट उतना टाइम पीरियड लगेगा। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सपोज जल्दी हो जाए, मैकेनिकल हीटिंग टाइम लगे, जैसे जूल का एक्सपेरिमेंट था, तो वो कितने पैडल व्हील वर्क करे, कितना ऐसे गोल 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 1 घंटे तक घुमाया, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। और इलेक्ट्रिकल में तो ऐसे डाला 10 मिनट्स में रीच हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। सो वर्क टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तुम कैसे भी हीट दो, कैसे भी वर्क करो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, बट हीट एंड वर्क आर नॉट द स्टेट फंक्शन, याद रखना। समझ में तो आ रहा है ना? तो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन। अब दूसरे एक स्टेट फंक्शन की बात करते हैं हम। तो देखो, बहुत ही बढ़िया स्टेट फंक्शन है, लेकिन तुम्हें बुक में सिर्फ लिखा हुआ दे देगा, और कोई तुम्हें पूछेगा तो तुम डायरेक्टली वो, जैसे कि हम बोलते हैं कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं F = ma, लेकिन हमने बोला है कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली, हाँ सो वो नहीं बोल देना है डायरेक्टली। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं वो भी डायरेक्टली ऐसे नहीं फॉर्मूला बोल दो। तो क्या है समझो पहले, जैसे ये कंटेनर है, ओके, और ये कंटेनर क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब डीवी है, क्या है? डीवी। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। ओके, वॉल्यूम क्या है? डीवी लिख दिया, अरे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और अब मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और अगर अब मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा वर्क होगा? से W अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, सो से -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डन, यही होगा ना वर्क डन का फॉर्मूला, तो यही होगा, इरिवर्सिबल वर्क। अब मैं बोल रहा हूँ V कांस्टेंट है, जो भी सिस्टम है मेरा उसमें क्या है? V कांस्टेंट है।
तो वी कांस्टेंट है, डेल्टा वी क्या हो गया? Zero. जीरो। डेल्टा वी जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो जीरो हो गया तो ये आ गया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू। डन। तो ये क्यू कौन सा है? ये क्यू कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो मैंने अभी लिखा था जस्ट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। समझ में आया? पक्का? तो इसमें जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, इफ वर्क डन इज जीरो, ओके, इफ वर्क डन इज जीरो, जैसे अभी हमने बोला ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रह रहा है, तो वर्क डन तो जीरो है फिर, क्योंकि वर्क डन के लिए तो हमें वॉल्यूम का चेंज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो जीरो हो गया। वो जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया इतना? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर से जो क्लोज था उसको ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो यहां पर P आएगा, P, ओके। और ऐसा समझो यहां पर अब मैं क्या लगा रहा हूं? P लगा रहा हूं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, समझ में आया? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखो पहला केस समझ गए, जो आप ये इसके पहले जो अभी हमने जस्ट 5 सेकंड पहले कंप्लीट किया, वो सिंपल डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। अब केस 2 उसी सिनेरियो में, उसी टॉपिक में केस 2 क्या किया हमने? ओपन कर दिया। ओपन कर दिया मतलब कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है मतलब अब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब इट इज नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज होगा, सो दैट मींस आई विल हैव सम वर्क डन। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वो वैल्यू यहां रख दूंगा, और डेल्टा वी होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, तो आई विल हैव सम वर्क डन, राइट? ऐसी कंडीशन है तो मेरे पास कोई वर्क डन होगा। तो क्या मेरा ये जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी है? नहीं, इंटरनल एनर्जी तो जो अंदर सब्सटेंस था, जो मेरा सिस्टम है ऑलरेडी, कोई भी सिस्टम हो, उसकी इंटरनल एनर्जी तो जो है वो तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम अभी ये ओपन, ये छपरा निकाल देने से क्या हुआ? एक वर्क डन मिला मुझे, एक वर्क डन नया मिला, एडिशनल मिला, ओके। तो ये जो एडिशनल वर्क डन है, ओके, ये क्या मिला? इंटरनल एनर्जी का चेंज। इंटरनल एनर्जी जो सब्सटेंस की और से सिस्टम की जो थी, वो तो थी ही, वो तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा एडिशनल वर्क डन मिला मुझे। कितना एडिशनल? ये मतलब से पीवी, वर्क डन मतलब से पीवी, ओके, समझ में आ रहा है? सो अब मैं इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करूं कि मतलब सब्सटेंस के पास टोटल एनर्जी कितनी है? तो मैं बोल रहा हूं कि सब्सटेंस के पास से इंटरनल एनर्जी तो थी ही, ये तो थी ही जस्ट बिकॉज, बट अब वर्क डन हुआ, उसकी वजह से भी उसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, वर्क डन की वजह से। तो वर्क डन की वजह से एनर्जी बढ़ गई, तो मैं बोल रहा हूं से P डेल्टा V। क्यों P लिखा? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जितनी एनर्जी थी वो तो इंटरनल एनर्जी थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी में भी एडिशन हो रहा है। क्यों एडिशन हुआ? वर्क डन की वजह से। तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी तो बढ़ गई सिस्टम की। अब इसको क्या बोले? तो इसको एक नई टर्मिनोलॉजी बोली गई है, दैट इज एंथैल्पी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर्स को समझ में ही नहीं आता कि व्हाट इज एंथैल्पी, ओके। तो भाई वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी ही है, और एंथैल्पी भी एनर्जी ही है। अरे सब कुछ ही एनर्जी है, बट अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के, एंड अलग अलग वे में हम बात करते हैं, ओके, कि एंथैल्पी की बात कब करेंगे, इंटरनल एनर्जी की बात कब करेंगे, देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आया? ओके। सो जो एनर्जी थी, वर्क डन नहीं हो रहा था, और तब जो एनर्जी थी वो एनर्जी को मैंने बोल दिया इंटरनल एनर्जी। लेकिन वर्क डन है तो वो पहले की जो एनर्जी थी उस एनर्जी में एडिशन हो गया वो वर्क डन की वजह से, तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी थी तो सही, ये किसकी वजह से थी? ड्यू टू चेंज इन द हीट, क्योंकि वर्क डन तो था ही नहीं, तो चेंज इन द हीट था, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी थी।
देखो कल ही बताया था, अगर चेंज इन दी हीट और चेंज इन दी वर्क नहीं होता तो डेल्टा यू तो 0 हो जाता। तो मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन दी वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है। ओके, वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो किसकी वजह से है? हीट की वजह से। तो हीट की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो तो है ही, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया कि ऊपर का लीड हटा दिया, तो हुआ क्या, थोड़ा बहुत मुझे वर्क डन मिल गया। वर्क डन मिल गया मतलब उसकी वजह से भी सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दोनों का सम अप कर देंगे, लेकिन इसको कोई नया नाम तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो ये भी इंटरनल एनर्जी और जो नई आई वो भी इंटरनल एनर्जी। तो भाई पता कैसे चलेगा कि पहले वाली कौन सी थी? ओके, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कौन सी थी और कांस्टेंट प्रेशर वाली कौन सी थी? क्योंकि पहली वाली कौन सी थी? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली इंटरनल एनर्जी, लेकिन अब जो मिली वो क्या मिली? कांस्टेंट प्रेशर वाली इंटरनल एनर्जी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाली एनर्जी मिली। सो दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, और सिंपली फॉर्मूला में ऐसे भी लिख देते हैं कि एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ओके, और चेंज में लिखे तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दैट इज चेंज के फॉर्म में, और चेंज के फॉर्म में नहीं और एक स्टेट फंक्शन के फॉर्म में लिखे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं चल रही है, सिर्फ एक स्टेट फंक्शन की बात करें। सो से h इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो इसीलिए मैंने बताया कि कोई भी पूछ ले कि भाई व्हाट इज एंथैल्पी, तो h इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। अरे भाई ये तो फॉर्मूला है उसका। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्लस ऐसे नहीं बोलना है, फिर हमें बोलना है कि एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। यही फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से पॉलिशिंग करके वर्डिंग में बोलना है और लिखना है। ओके, बट सिर्फ डायरेक्टली एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, यू प्लस पीवी वैसे नहीं करना है। समझ में आया? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि अगर डेल्टा यू है तो हमने क्यूवी लिखा था, वैसे ही अगर डेल्टा एच अगर मैं लिख रहा हूं तब मैं क्या लिखूंगा? हीट, बट अब कौन सा हो गया है? कांस्टेंट प्रेशर। डन? क्योंकि अभी ये आया कब एंथैल्पी? जब कांस्टेंट प्रेशर की बात की तब आया, नहीं तो पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम था, तब तक तो वो था ही नहीं। सो हीट कब आई? जब हमने एंथैल्पी कब आई? जब हमने हीट एडिशन और हीट रिमूवल किया एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम था तब तक हम उसको क्या बोल रहे थे? इंटरनल एनर्जी। जब तक जो सिस्टम की एनर्जी है उसमें हीट और वर्क दोनों की वजह से चेंज हो रहा था तो हमने बोला इट इज इंटरनल एनर्जी, दोनों की वजह से। फिर हमने बोला कि भाई वर्क डन 0 है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट चेंज इन दी हीट हो रहा है तो वो चेंज इन दी हीट किसको रिजल्ट करेगा? चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर वही चीज अगर से एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सचेंज कर रही है हीट, तो वो क्या देगी? वो एनर्जी क्या देगी? एंथैल्पी, डेल्टा एच। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो दैट इज द थिंग, डेल्टा एच क्यू पी एंड डेल्टा यू क्यू पी। समझ में आया? ओके, श्योर? सो फटाफट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये मेरा कोई सिस्टम है जिसका से U1 है और से इंटरनल एनर्जी, और दूसरा कोई सिस्टम है वो वहाँ पे रीच हो गया और से U2 रीच हो गया। ओके, तो मतलब दो सिस्टम है हमारे पास। तो पहला वाला जो सिस्टम है सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि U1 इज इक्वल्स टू, तो U1 इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं? से Q प्लस से W, सो W इज इक्वल्स टू से P डेल्टा V। ओके, और इसके लिए लिखूंगा तो भी मैं क्या लिख सकता हूँ? से U2। ओके, और यहाँ पे है वॉल्यूम P डेल्टा V नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हम तो स्टेट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे से P और V1 लिख रहा हूँ और V2 वट एवर V1 एंड U2 इज इक्वल्स टू से अगेन Q प्लस से PV2। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं वापस ये निकालूं, अगर दो अलग अलग ले और हम बोले कि भाई U2 माइनस U1 करना है तो तुम करोगे? अगर U2 माइनस U1 मतलब एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेल्टा U है मेरे पास,
पास। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या था, Q प्लस डब्ल्यू। अब ये जो Q प्लस डब्ल्यू है, तो हमने बोला था कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो एक्चुअली W तो क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है माइनस, तो वो माइनस में यहाँ रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू। डन, ओके। वो माइनस को कंसिडर करें तो वो क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू। तो वैसा Q माइनस डब्ल्यू इसके लिए भी लिखे, तो ये W की वैल्यू अगर हम लिख दे दैट इज P डेल्टा V, वहां भी W की वैल्यू रख दे P डेल्टा V, और फिर हम ऐसा करें कि U2 माइनस U1 अगर करें तो हमें फॉर्मूला मिलेगा क्या, जो अभी हमने डिराइव किया है फॉर्मूला और जो हमने लिखा है दैट इज डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डन, ओके। सो दैट इज द थिंग, बस वही हमें देखना था। ओके, Q1 Q2 यस, सो वही चीज़ अगर तुम करोगे तो तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली तुम अगर ऐसे करो कि U1 इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने किया हुआ है बट लाना क्या है तुम्हें, मतलब आएगा क्या तुम्हारा ये फॉर्मूला है। ओके, समझ में आ रहा है कैसे ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि तुमने क्या लिखा है, से U1 लिखा है, तो U1 इज इक्वल्स टू व्हाट, से QP, ओके, प्लस से PV1 ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सो क्यों, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W था, तो ये Q और प्लस W की वैल्यू क्या है, PV1, P इंटू V1। वैसे ही अगर मैं लिखूं U2 इज इक्वल्स टू से QP प्लस PV2। डन, तो अब माइनस करूंगा तो क्या होगा, U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1 करे तो क्या हो जाएगा, से QP, ओके, ये लिखो कुछ 1 and 2 सपोज, तो क्या होगा QP2 माइनस QP1, तो वो डेल्टा Q हो गया। ओके, देन PV2 माइनस PV1, तो P कॉमन निकल गया तो V2 माइनस V1 हो गया। सो डेल्टा जो Q है, ओके, तो हमें मिला क्या, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस P डेल्टा V। लेकिन ये जो डेल्टा Q है, ये जो डेल्टा Q है, वो डेल्टा Q मैंने अभी क्या बोला, डेल्टा Q, तो हम डेल्टा H लिख सकते हैं, क्योंकि जो Q का कांस्टेंट प्रेशर में अगर चेंज होगा तो वो क्या है, एंथैल्पी, तो उसको हम डेल्टा Q को क्या लिख देंगे, डेल्टा H। तो वो डेल्टा Q को डेल्टा H लिख देंगे तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बट उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले जो हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं ना, ओके, वो करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस और से यहाँ पर भी माइनस, तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। डिराइव करे तो सिलेबस में नहीं है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने वो डिराइव किया था, तो अगर डायरेक्टली हमें पता ही ना चले कि W इज इक्वल्स टू 2.30, ये कहाँ से लिख दिया, क्या है भाई, सारे स्टेप्स दिखाए नहीं है, तो वैसे ही मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर इसके लिए लिखे तो ऐसा है, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि हमने बोला ना कि W माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो वो माइनस यहाँ लिखा, वो माइनस यहाँ भी लिखा। अब हम करें U2 माइनस U1, तो वो हो जाएगा QP2 माइनस QP1, ओके, तो दैट इज डेल्टा Q। ओके, सो डेल्टा Q और यहाँ पे मिलेगा तुम्हें P डेल्टा V, लेकिन माइनस में मिलेगा, तो वो माइनस वाला P डेल्टा V यहाँ चला जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा Q, एंड डेल्टा Q को मैंने क्या लिखा है, डेल्टा H। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा। समझ में आ रहा है, मैं जो वर्बली बोल रहा हूँ वो सिंपली मैं यही बोल रहा हूँ कि U2 माइनस U1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, QP2 माइनस PV2, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस QP1 और माइनस माइनस प्लस PV1, तो क्या हुआ, ये हो गया डेल्टा U, और ये हो गया ये QP2 माइनस QP1, तो ये क्या हो गया, डेल्टा Q, और ये क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं माइनस P कॉमन निकालूँ तो ये क्या हो गया, माइनस P, तो V2, और ये प्लस माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V। अब ये P डेल्टा V, ओके, वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा Q को मैंने लिखा डेल्टा H, तो आ गया ना ये फॉर्मूला, वही बता रहा हूँ। अंडरस्टूड, करना नहीं है लेकिन ऐसे आ सकता है, वैसे बोल रहा हूँ, समझ में आया। ओके, सो आज इतना रखते हैं, बट यहाँ तक का अच्छे से प्रिपेयर
कर लेना, ओके डेली। कल का भी किया तुमने, कल का तो वैसे ही यहाँ तक का भी कर लेना, ये भी कर लेना।